गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे एसकेएम पब्लिक स्कूल से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याय 3 संधि के जरिए भाग 2 में संधि के जरिए हम संधि को आगे और समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने संधि के बारे में कुछ चीज़ों को समझ लिया था और आज हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो संधि यहाँ मैंने लिखा हुआ है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार को पढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में जो कुछ हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि की परिभाषा इस प्रकार से थी कि किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बट इसे हमने और अच्छी तरह से समझने के लिए एक परिभाषा और समझी थी कि किन्हीं दो शब्दों से, क्योंकि वर्ण तो कोई से भी हो सकते हैं, किन्हीं दो शब्दों से लिए गए दो वर्णों के, यानी कि कोई भी दो शब्द हो सकते हैं, उन दो शब्दों के वर्णों से लिए गए किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला ये था कि पहले शब्द का, यानी कि जो प्रथम शब्द होगा, शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का, यानी कि जो दूसरा शब्द होगा, जब हम दो शब्द लेंगे ना, तो दो शब्द में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें हमें क्या चीज़ लेनी पड़ेगी? दो शब्द तो हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन शब्दों में हम जब वर्ण सेलेक्ट करेंगे संधि के लिए तो उसमें शर्त ये होगी कि पहले वाले शब्द का हम अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय वाले शब्द का हम प्रथम वर्ण लेंगे, और इन दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे संधि। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो आपको इस फॉर्मूला के आधार पे हमें सभी संधियों को समझना है। संधियों के अलग अलग नियम होंगे, जैसे जैसे संधियों के प्रकार होंगे, जैसे स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनके भी प्रकार होंगे, इनके भी कुछ अलग अलग नियम होंगे। बट ये जो फॉर्मूला है ये आपका सेम रहेगा, ये जो फॉर्मूला है आपका ये सेम ही चलेगा, इसीलिए इसको समझना, अपने दिमाग में बिठा के रखना जरूरी है। ओके, नाउ चलिए अब जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि संधि के प्रकार, यानी कि संधि 3 प्रकार से होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार हैं संधि के। स्वर संधि जब स्वर का स्वर से मेल होगा, यानी कि जब स्वर वर्ण का स्वर्ण वर्ण से मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ एंड औ। अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 जो स्वर हैं इनके आपस में, यानी कि आपका पहला वर्ण और आखिरी वर्ण, यानी जो अंतिम वर्ण लोगे आप और पहला वर्ण जो आप लोगे संधि में दो शब्दों से, वो ये होंगे, तब आपका स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है। फिर उसी प्रकार से है व्यंजन। तो जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से, इसमें स्वर और व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन भी मिक्स हो सकते हैं और व्यंजन व्यंजन हो सकते हैं। स्वर में सिर्फ स्वर होगी और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन और स्वर भी हो सकते हैं, या व्यंजन और व्यंजन भी हो सकते हैं, वो कहलाएगी व्यंजन संधि। तो व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे का, खा, गा, गा, इस तरह से ये जो व्यंजन है वो हमारे व्यंजन संधि में आएंगे।
ठीक है ना। ये परिभाषा इसकी है, आपकी बुक में भी दी हुई है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इसमें स्वर का स्वर से मेल होगा, इसमें स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी कि जब स्वर और व्यंजन मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि होगी, जब व्यंजन और स्वर मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि होगी, और जब व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि होगी। बट यहाँ पे स्वर और स्वर मिलेंगे तभी स्वर संधि होगी। तो स्वर और स्वर संधि उसको कहते हैं जिसका स्वर का मेल होता है, ठीक है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल होगा तब वो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इनकी परिभाषा ये है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर का स्वर से मेल होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे, जब व्यंजन संधि का किसी स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन व्यंजन का मेल होगा तब उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे, और विसर्ग संधि में जब विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल होगा तब हम उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ये हमने 3 प्रकार की जो संधि है अपनी उसको हमने परिभाषा के जरिए समझ लिया। अब हम इनको उदाहरणों के साथ और डिटेल में समझेंगे। आपकी कक्षा 7 में सिर्फ स्वर संधि है, इसे सिर्फ हम इस स्वर संधि को समझेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संधि की। मैंने आपको कहा कि कक्षा 7 में आपको स्वर संधि ही समझनी है, तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एंड अयादी स्वर संधि। इसे आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है, अयादी स्वर संधि। कौन कौन सी संधियों के नाम है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादी संधि। ये 5 प्रकार हैं जिनके बारे में हम अब संधि के प्रकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन सी संधि मैंने बताई है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि जो है वो क्या मायने रखती है, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे जिन बच्चों ने वर्णों पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रही थी तब आपको बताया हुआ था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। अगर आपको वो चैप्टर लर्न है या थोड़ा बहुत भी आपको याद है वर्णमाला के बारे में, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि दीर्घ संधि के लिए जो दीर्घ शब्द आया है, तो जब हम स्वर पढ़े थे तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं ये? 11 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11 हैं। ये 11 क्या है? हमारे स्वर है, ठीक है ना। और इसमें स्वर में 3 प्रकार होते हैं। स्वर जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, वो मैंने बताया हुआ था आपको। एक तो बताया हुआ था ऋषभ स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था प्लुत स्वर। कौन कौन से स्वर बताए थे मैंने? 3 स्वर बताए हुए थे, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ऋषभ स्वर कौन से होते हैं? ऋषभ स्वर होते हैं वो
जिनके उच्चारण में बहुत कम से कम समय लगता है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, और हमारे जो कंठ में है ना वो प्रेशर की मात्रा कम होती है, यानी कि प्रेशर भी कम लगता है, हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और बहुत ही जल्दी ये बोले जाते हैं, इतने बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। तो वो स्वर जो है वो है जैसे अ आ। अब देखिए मैंने अ आ बोला ना, तो अ जो बोला है वो बिल्कुल कम स्वर में बोला है, बहुत ही कम टाइम में बोला है और बहुत ही बिना किसी प्रेशर के बोला है। जबकि आ बोलते समय हमें प्रेशर लगाया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगा हुआ है और उसमें हमारा आ से ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। तो जो इसको बोलते समय जैसे इसमें से हमारे जो स्वर ऋषभ स्वर आएंगे वो है अ, इ, उ, री। ये जो चार हैं अ, इ, उ और री, ये सब क्या है, ये ऋषभ स्वर है। और दीर्घ स्वर वो है जिनको इनसे ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि इनको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से। तो इनको बोलते समय जो ज़्यादा ताकत लगती है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि ऋषभ से डबल टाइम लगता है, वो कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जब ऋषभ का दीर्घ स्वर से यानी कि अ, इ, उ, ई से अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनका जब परस्पर मेल होगा और फिर जब उस शब्द में जो विकार उत्पन्न होगा यानी परिवर्तन आएगा, वो कहलाएगी हमारी दीर्घ संधि। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि का क्या मतलब है। दीर्घ संधि का मतलब ये है कि जो शब्द ऋषभ वाले जो स्वर हैं और जो दीर्घ स्वर हैं उनका जब आपस में मेल होगा तब वो दीर्घ संधि बनेगी। ओके।